तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग दो शब्द को पढ़ेंगे जो अमूमन आपको सुनने को मिलता होगा। बहुत सारे बजट में ये शब्द सुनने को मिलता होगा, या भी जब भी आप इकॉनमी पढ़ते होंगे तो आपको ये शब्द सुनने को मिलता होगा, डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। और बहुत लोगों को ये अंतर नहीं समझ में आता कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या अंतर होता है। तो आज हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन। उससे पहले ये भी समझेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। डिसइन्वेस्टमेंट को हिंदी में बोलते हैं विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन को बोलते हैं निजीकरण। तो इन दोनों में अंतर, एक तो दोनों होता क्या है, साथ ही साथ ये भी देखेंगे दोनों में अंतर क्या होता है और दोनों में समानता क्या है ना, कुछ समानता भी है क्या दोनों में, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ इनसे जो पैसा आता है, इस प्रोसेस से जो पैसा आता है, इस पैसा का खर्च भारत सरकार कहाँ पे करेगा, क्या कोई स्पेसिफिक कोई जगह है जहाँ पे खर्च करेगा या फिर किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। तो पूरी डिटेल में आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट रह जाएगा ये टॉपिक से रिलेटेड। चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखिएगा, जो ये शब्द लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले ये दोनों शब्द को हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, उसके बाद दोनों का अंतर और समानता को देखेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट समझने से पहले एक आसान शब्द इन्वेस्टमेंट को समझिए आप। इन्वेस्टमेंट, इकॉनमी जब भी आप पढ़िएगा, याद रखिएगा, ऐसे लगता है लोगों को ये बड़ा टफ सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप इसे अपने घर से जोड़िएगा, जो आप डेली पैसा कमाते हैं या घर आपका कैसे चलता है, घर में कैसे बजट बनता है, सेम वही चीज़, उसी चीज़ को एक व्यापक, वही घर को क्या कीजिएगा, एक व्यापक घर का क्या हो जाएगा, उसी घर को हम लोग देश बोलेंगे। व्यापक रूप आप कह सकते हैं, उसी घर का व्यापक रूप क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। तो जो आप घर में देखते हैं, आप जो एग्जाम्पल अपने घर में, पापा पैसा कमा के ला रही है, मम्मी पैसा कमा के ला रही है, कैसे वो खर्च कर रही है, कितना बचत कर रही है, सारा वही इकॉनमी है। उसी चीज़ को अप्लाई कर दीजिए कहाँ पे, देश में। तो वैसे ही समझिएगा, जैसे आप अपने घर में, यदि आपका कमाई है ना, आपके पास कमाई अच्छा खासा होने लगा, सरप्लस मतलब जितना खर्च वर्च करके अच्छा खासा पैसा आपके पास बचने लगा, सेविंग आप करते, तो बहुत लोग क्या करते हैं, जब सेविंग होने लगता है तो लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। आप सुनते हैं कोई गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, बोलते ना, या फिर कोई घर खरीद लेते हैं। तो अलग अलग जगह पे लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। साथ ही साथ कोई शेयर खरीद लेते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, मतलब निवेश किया जा रहा है, वहाँ पे निवेश किया जा रहा है। कोई आपसे पूछा कि तुम ज़मीन क्यों खरीद रहा, बोले हम इन्वेस्ट करने के लिए खरीद रहे हैं, ताकि भविष्य में ये हमको क्या करेगा, पैसा देगा। जितना अभी हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, 2 गुना 3 गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा वो हम क्या करेंगे, भविष्य में इससे कमाएंगे। तो आप समझ, कोई भी फैक्ट्री हम लगाते हैं, तो फैक्ट्री लगाने से पहले हम क्या बोलते हैं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। साधारण सा कोई दुकान भी खोले, हम चाय दुकान खोल रहे हैं मान रहे, तो चाय दुकान खोलने के लिए हम क्या शब्द यूज़ करते हैं कि पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमको एक दुकान लेना पड़ेगा, स्टॉल बनाना पड़ेगा, दूध लेना पड़ेगा, चाय पत्ती खरीदना पड़ेगा, जो भी इसका सामान होता है, बर्तन, तो वो सब खरीदना पड़ेगा, तब जाके इसमें कमाई होगा ना। तो वो होता है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ही उल्टा, जैसे आपने प्रॉपर्टी खरीदा, अब उस प्रॉपर्टी को बेच रहे, तो उसी का उल्टा क्या हो जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। शेयर आपने खरीदा तो इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ, लेकिन शेयर को आप बेच रहे, आपका चीज है उसको आप बेच रहे, तो वो क्या हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट। बात समझ पा रहे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। यहां पे जो हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन को पढ़ेंगे, इसमें सेंटर पॉइंट में कौन होगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम लोग भारत सरकार को ध्यान में रख के यहां पे इस चीज को पढ़ने वाला है, ठीक है। अब देखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अपने प्रॉपर्टी को या शेयर को क्या करना, बेचना, है ना, बेचना। अब लोग बोलेंगे कि सर, आम भाषा में बोलते हैं कि सरकार, जैसे वर्तमान सरकार पे बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि ये सरकारी कंपनी को बेच दे रही है, या फिर सरकार बहुत सारा चीज़ का निजीकरण कर रही है। तो बेच देना, दोनों में बेच, तो निजीकरण और डिसइन्वेस्टमेंट में बड़ा कंफ्यूज, मतलब बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, और लगता है कि दोनों में आखिर अंतर क्या होता है। तो देखिए समझिएगा, अब डिसइन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, अब डिसइन्वेस्टमेंट को और थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा व्यापक रूप में। देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है दरअसल, फिर आपको प्राइवेटाइजेशन और इसमें अंतर आपको समझ में आ जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन में फिर आपको अंतर अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला चीज क्या है, सबसे पहला चीज क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है, डिसइन्वेस्टमेंट जो है, इसमें सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी, देखिए हम लोग किसका बात करेंगे, सरकारी कंपनी का बात करेंगे। क्या चीज़ का बात करेंगे, पब्लिक सेक्टर कंपनी, मतलब सरकारी कंपनी का बात करें। तो भारत सरकार क्या कर दे, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो सरकार का कंपनी है, मान लें एक्स नाम का कोई कंपनी है, अब इस एक्स नाम का कंपनी का
क्या करे, माइनॉरिटी स्टेक को सेल कर दे, मतलब कुछ शेयर को वो सेल कर दे, स्टेक मतलब शेयर। तो कुछ शेयर को भारत सरकार ने क्या किया, अपना जो भी कंपनी एक्स नाम का जो कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी का मतलब समझते हैं हिंदी में, एक लाइन में, सरकारी कंपनी। ठीक है, हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनी। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सरकारी कंपनी। तो भारत सरकार ने क्या किया, सरकारी कंपनी का कुछ शेयर को क्या कर दिया, सेल कर दिया, कुछ शेयर को, माइनॉरिटी, याद रखिएगा। इसका मतलब मेजॉरिटी नंबर ऑफ शेयर अभी भी किसके पास है, अभी भी भारत सरकार के पास है। मेजॉरिटी नंबर ऑफ शेयर अभी भी किसके पास है, भारत सरकार के पास है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने ओनरशिप को नहीं बेचा, सरकार ने ओनरशिप को नहीं बेचा, मतलब मालिकाना हक अभी भी भारत सरकार का ही है उस कंपनी पे। तो ये अभी भी प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी, अभी भी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी ही कहलाएगी, क्योंकि मालिक कौन है उसका, मालिक सरकार ही है। साथ ही साथ इसका मैनेजमेंट जो है, इसका जो पूरा प्रबंधन है, ये भी सरकार अपने पास ही रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, और साथ ही साथ माइनॉरिटी नंबर ऑफ स्टेक है ना, इसको सेल किया सरकार। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब एक लाइन में, कोई भी सरकारी कंपनी जब भारत सरकार कुछ शेयर उसका क्या करता है, सेल करता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब वो शेयर वो प्राइवेट कंपनी को वो सेल कर रहा है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। बात समझ पा रहे हैं, प्राइवेट कंपनी को सेल कुछ शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा पूरा कंपनी को ही बेच रहा है। अंतर समझ में आ रहा है, अभी प्राइवेटाइजेशन पढ़ेंगे समझ में आएगा ये। तो ये क्लियर है। अच्छा, जैसे माइनॉरिटी स्टेक, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि 25% शेयर जो है, 25% स्टेक जो है, ये सरकार ने क्या किया, सेल कर दिया। इसका मतलब 75% जो इसका स्टेक है, ये अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। 75% स्टेक अभी भी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। बात समझ पा रहे हैं, इसका मतलब मेजॉरिटी शेयर अभी भी किसके पास है, सरकार के पास है। तो ये सरकारी कंपनी होता है। ठीक है, तो ये होता है डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट आपको समझ में आया क्या होता है, कि जब सरकार अपना कुछ शेयर को क्या करती है, प्राइवेट कंपनी को सेल करती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है, ओनरशिप मतलब मालिकाना हक अभी भी किसके पास है, सरकार के पास। मैनेजमेंट किसके पास है, सरकार के पास। यहां तक क्लियर है। अब समझिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। अब प्राइवेटाइजेशन को समझिएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब, अब वो जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, याद रखिएगा पब्लिक सेक्टर कंपनी, अब इसमें सरकार क्या कर दे कि मेजॉरिटी स्टेक को सेल कर दे। ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी स्टेक मतलब ज्यादा स्टेक सरकार, ज्यादा शेयर क्या कर दे, सेल कर दे। ज्यादा का मतलब देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट में जैसा कि मैंने आपको बताया माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी या मेजॉरिटी यहां पे क्या मतलब है, देखिए अगर 51% या इससे ज्यादा शेयर सरकार के पास रहता है, इसके अलावा कोई जितना भी शेयर सरकार सेल करता है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। यदि शेयर 51% या इससे ज्यादा सरकार के पास रहता है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट ही कहलाएगा। लेकिन यहां पे चूंकि मैंने बताया मेजॉरिटी स्टेक सेल कर दिया, मतलब मेजॉरिटी स्टेक मतलब हो गया कि मोर देन 51% या 51% या इससे ज्यादा शेयर सरकार क्या कर दे, सेल कर दे, और अपने पास कम शेयर रखे या फिर बिल्कुल नहीं रखे, या फिर आप कह सकते हैं कि 100% सरकार क्या कर दे अपना। कहने का मतलब क्या है, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, जो सरकारी कंपनी है, ये किसी प्राइवेट कंपनी को अपना पूरा है ना, अपना पूरा कंपनी को ही बेचते कि लो अब तुम संभालो। इसका मतलब अब मालिक कौन हुआ, यही। मतलब यहां पे क्या होता है, ओनरशिप प्लस मैनेजमेंट, ठीक है, प्लस मैनेजमेंट, दोनों क्या हो जाता है, दोनों अब किसके पास चला जाएगा, प्राइवेट कंपनी के पास चला जाएगा। तो ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी था, सरकार ने क्या किया, इस कंपनी का मतलब 100% शेयर को क्या किया, सरकार ने सेल कर दिया किसी एक प्राइवेट कंपनी को, और उसको क्या बोला जाएगा, बोलेंगे अब इस कंपनी का ओनर कौन हो गया, यही प्राइवेट कंपनी, इसका मैनेजमेंट कौन संभालेगा, यही प्राइवेट कंपनी, और सरकार के पास अब स्टेक नहीं है। या फिर अगर है भी
तो इसी का उल्टा कर दी जो मैंने बताया था कि 75% सरकार ने सेल कर दिया और 25% खुद के पास रखा है। ठीक है, बात समझ पा रहे? तो 25% खुद के पास रखा, तो बात समझ पा रहे? तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है, निजीकरण का मतलब हो गया अब वो निजी हाथों में चला गया है, प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइवेटाइजेशन। तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा? अब आपको लिखने दिया जाएगा आपके यूपीएससी के, बीपीएससी के मेंस में, तो आप लिख लीजिएगा, या फिर प्री में अगर क्वेश्चन पूछता, बैंकिंग के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, यूपीएससी, बीपीएससी, कोई भी पीसीएस में क्वेश्चन पूछेगा, वो भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये दोनों में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब दोनों में समानता क्या है? अब समानता क्या है? अब समानता अब हम लोग देखते हैं। अब दोनों में समानता ये है, दोनों में समानता ये है कि दोनों सरकार का रेवेन्यू को इंक्रीज करता है। सरकार का रेवेन्यू को क्या करता है? बढ़ाता है। बढ़ेगा ना? आप समझिएगा, सरकार अपना शेयर चाहे डिसइन्वेस्टमेंट करे, चाहे उसको प्राइवेट मतलब प्राइवेट हाथ में बेच दे, तो दोनों से सरकार के पास पैसा ही आएगा ना। ऐसे समझिएगा, जैसे आपने ज़मीन जो खरीदा था वो आपका ज़मीन है, अब 10 साल बाद आपने ज़मीन को बेच दिया, आपने ज़मीन को बेच दिया तो वो क्या हो गया? अब उससे जो पैसा आ रहा है तो आपके पास क्या हो रहा है? रेवेन्यू आ रहा है, कमाई हो रहा है। तो सरकार का कमाई बढ़ता है, इससे क्या होता है? सरकार का कमाई बढ़ता है। साथ ही साथ सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये भी क्या होता है? कम होता है। तो सरकार का फिस्कल डेफिसिट कम होता है। अब देखिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछेगा कि डिसइन्वेस्टमेंट होने से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है या घटता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट घटता है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट घटेगा ना, मतलब सरकार का घाटा घटेगा। घाटा कैसे घटता है? ऐसे समझिएगा, सरकार अगर मान लेते हैं 100 रुपया कमा रहा है और मान लेते हैं 103 रुपया इसका खर्च है, तो हम बोलेंगे 3 रुपया का घाटा में चल रहा है। कल को सरकार 101 रुपया कमा दे, डिसइन्वेस्टमेंट करके या प्राइवेटाइजेशन करके 1 रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया और खर्च 103 रुपया ही है, तो कल को 3 रुपया घाटा में था सरकार और अब 2 रुपया घाटा में है, तो हम बोलेंगे घाटा क्या होगा? सरकार का घटेगा ना। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? सरकार का घटेगा। ठीक है, तो ये दोनों में समानता होता है कि दोनों से रेवेन्यू जनरेट होता है, दोनों क्या होता है? दोनों से फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? नीचे जाता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट इस तरह से नीचे करना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि आप पूरा प्रॉपर्टी को, एक कंपनी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट का ही व्यापक रूप प्राइवेटाइजेशन हम कह सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है? सरकार अपनी कंपनी को चलाने में मतलब अब अक्षम है, अब वो चला नहीं पा रही है और कंपनी नहीं चल रहा है, लगातार वो लॉस में चल रही है। तो उस कंडीशन में सरकार के पास कोई रास्ता नहीं जब बचता है, तब सरकार पहले तो डिसइन्वेस्टमेंट करता है, कुछ शेयर को बेचता है, चलो उससे कुछ कमाई होगा, अब हम अपने कंपनी को सुधार करेंगे। लेकिन कंपनी में जब सुधार नहीं आता है, तब लास्ट में सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और सरकार इसको क्या कर देता है? बेच देता है। आप दुकान खोले हैं, आपका दुकान में कमाई नहीं हो रहा, आपको बिजली बिल लग रहा है, रेंट लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, खर्च वर्च, ये सब सारा चीज़ लग रहा है, लेकिन जो कॉस्ट आपको लग रहा है वो भी नहीं निकल पा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? दुकान को क्या कर दीजिएगा? बेच दीजिएगा। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन कोई दुकान ले आपसे, वो जैसे ले दुकान, उसके बाद उसका चलने लगे, हो सकता है। वैसे ही होता है ना, देखिएगा सरकारी कंपनी जब तक सरकारी कंपनी रहती है, जैसे वो प्राइवेट के हाथ में आते फिर वो आराम से चलती। कैसे चल जाता है? क्योंकि प्राइवेट का डिसिप्लिन, वर्क कल्चर, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होता है और सरकारी में ये चीज़ थोड़ा सा क्या होता है? लूज होता है। सरकार अगर चाहे, सरकार के पास इतना संसाधन है, इतना पैसा है, वो चाहे तो इसको और बेहतर कर सकती है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है विकासशील देश में कि सरकारी कंपनी जो होता है उसका पहला उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर, कल्याण करना। सेकेंडरी उद्देश्य उसका होता है लाभ कमाना। जबकि प्राइवेट कंपनी का पहला उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, वेलफेयर बहुत कम, ना के बराबर समझिए। ठीक है, तो वेलफेयर को आप साइड कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है? तो दोनों में ये अंतर समानता समझ में आ गया। अब देखिएगा, दरअसल ये डिसइन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेटाइजेशन जो है, ये दरअसल एलपीजी मॉडल पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? एलपीजी मॉडल पर आधारित है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपने सुना होगा 1991 के बाद इकोनॉमी में क्या हुआ? चेंजिंग आया। इस चेंजिंग का ही परिणाम है डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। क्लियर हो रहा है? इसलिए सरकार ने अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया। याद रखिएगा, सरकार ने अलग से इसके लिए डिपार्टमेंट बनाया और 1996 में
जीवी रामकृष्णा। जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में एक कमीशन का गठन किया। कौन सा कमीशन? तो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। तो याद रखिएगा, एक अलग से आयोग बनाया गया। उस आयोग का क्या नाम? डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। और उसके अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? जीवी रामकृष्णा। तो जीवी रामकृष्णा की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन। ये सुझाव देगा सरकार को कैसे क्या क्या करना, कैसे डिसइन्वेस्ट करना, कौन नहीं करना, क्या करना। एक तो ये। आगे चलकर 1999 में एक डिपार्टमेंट अलग से बना दिया गया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्या नाम रख दिया गया? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो अलग से एक विभाग बनाया गया 1999 में। ठीक है। अच्छा, 2016 में, ये तारीख अगर देखा जाए तो 14 अप्रैल 2016 में डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया दीपम। क्या नाम रखा गया? दीपम। तो 14 अप्रैल 2016 में इसी डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम चेंज करके दीपम रखा गया और वर्तमान में यही चल रहा है। अब एक होमवर्क है आपका, कमेंट में आप बताइएगा दीपम का फुल फॉर्म क्या है। आपको ये करना है। ठीक है, क्या करना है? दीपम का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। क्लियर है? अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया। अब देखिए, भारत सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करता है या प्राइवेटाइजेशन करता है तो उससे सरकार का क्या आता है? रेवेन्यू कलेक्शन होता है, मतलब पैसा आता है। तो उस पैसा का प्रयोग कहाँ करेगा और उस पैसे को किस फंड में रखता है? किस जगह पे उस पैसे को रखा जाता है? किसी फंड में तो रखा जाता होगा। तो याद रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग से 2005 में एक अलग से फंड बनाया गया, एक अलग से कोष बनाया गया। इस कोष का नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, NIF। क्या बनेगा? NIF। तो 2005 में सरकार ने NIF का गठन किया, NIF बनाया। और NIF क्या है? एक फंड है। NIF क्या है? एक फंड है। और इसी फंड में, याद रखिएगा, इसी फंड में ये यहां से जो पैसा आता है वो इसी फंड में जाएगा, इसी फंड में जाएगा। मतलब इसके लिए अलग से फंड होगा और इसी फंड में इस पैसे को क्या किया जाएगा? रखा जाएगा। जैसे घर में मान लेते हैं हम एक अलमारी में पैसा रखते हैं। कल को क्या हुआ कि अब हम प्रॉपर्टी बेचने लगे। जब प्रॉपर्टी या अपना दुकान बेचने लगे तो हम बोलेंगे नहीं, इस पैसा को अलग से रखते, अलग फंड बनाते। तो हो सकता है हम एक दूसरा अलमारी खरीद ले या एक घड़ा बना ले, उस घड़े में हम उस पैसा को क्या कर रहे हैं? रख रहे। वैसे यहाँ पे एक फंड बनाया गया अलग से, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड 2005 में बना। याद रखिएगा, 2005 में बना। और आपसे पूछेगा नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में कौन सा पैसा आता है, तो आप बता दीजिएगा यहाँ का डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आता है या फिर प्राइवेटाइजेशन जो किया जाता है उससे जुड़ा हुआ जो पैसा आता है वो कहाँ पे आता है? NIF में आता है। क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज़, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ अब मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत आएगा, क्वेश्चन है ना, कमेंट में क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन पूछना आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है, मेरे तरफ से दिया गया है ना, मैंने दिया है और मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि मैं आपके सवाल का क्या करूँ? जवाब दूँ। अब ये जो NIF है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जो पैसा आया वो पैसा यहाँ पे 100% क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। अब सवाल ये बनता है कि भारत सरकार इस फंड से पैसा खर्च कैसे करता है? क्या किसी भी सेक्टर में कर सकता है खर्च? नहीं, हर सेक्टर में नहीं कर सकता। अब इस फंड को दो पार्ट में बांटा जाता है, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक 75%, एक 25%। मतलब दो हिस्से में हम लोग फंड को क्या करते हैं? बांटते हैं। एक 75%, एक 25%। याद रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से या प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा कलेक्ट होता है सरकार के पास, उसमें 75% पैसा जो है वो खर्च कहाँ पे करेगी सरकार? तो याद रखिएगा, वेलफेयर स्कीम। ठीक है, वेलफेयर स्कीम में सरकार खर्च करता है। मतलब कल्याणकारी योजना में भारत सरकार खर्च करता है। याद रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसा आ रहा है
या प्राइवेटाइजेशन से जो पैसा आ रहा है उस पैसा का 75% हिस्सा कहाँ पे खर्च होगा? कल्याणकारी योजना में, वेलफेयर स्कीम में खर्च होता है। जबकि ये जो 25% हिस्सा है ये पैसा कहाँ पे सरकार खर्च करता है? तो इसको ध्यान से समझिएगा। तो इसको सरकार कहाँ पे खर्च करता है? तो मैं आपको बताऊं, अलग अलग सेक्टर में। जैसे एक तो इसका खर्च किया जाता है पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है इसी को और विस्तार करने में। मान लेते कि यहां से जो पैसा आया, अब मेरा और जो सरकारी कंपनी है, और भी मेरा कंपनी है, उस कंपनी को और कैसे विस्तार किया जाए उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, वही वहां पे खर्च किया जाता है 25% में। सिर्फ यहीं पे नहीं, और बहुत जगह है, उसको लिखते जाइएगा आप। तो एक पब्लिक सेक्टर कंपनी को का विस्तार करने में उसको खर्च किया जाता है। साथ ही साथ यही पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है, पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो हमने कभी डिसइन्वेस्टमेंट किया या कोई शेयर को बेचा है, तो फिर से वापस उसको क्या करने में, फिर से वापस उसको क्या करने में, परचेस करने में। ठीक है, फिर से उसको हम वापस क्या करेंगे, वापस परचेस करेंगे, मतलब फिर से उसको हम क्या करेंगे, खरीदेंगे। मतलब वापस जो बेचा हुआ शेयर है फिर से हम उसको क्या कर देंगे, फिर हम, मेरे पास पैसा आ गया, वैसे ही समझिएगा बाप दादा का संपत्ति है, आपने बेच दिया, उस समय पैसे की ज़रूरत है, बेच दी। कल को हम ढेर सारा पैसा कमाने लगे, या फिर हम कहीं और प्रॉपर्टी हम जो खरीदे थे उसको बेच के हम पैसा कमाए। अब हम बोलेंगे नहीं, जो बाप दादा का कंपनी प्रॉपर्टी था उसको फिर से खरीद लेना चाहिए। तो फिर जाएंगे हम, जो भी रेट रखा होगा उस रेट में उसको क्या करेंगे, वापस खरीद लेंगे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का जो सोल्ड किया हुआ, मतलब जो शेयर है उसको फिर से क्या खरीदा जाता है, खरीदा जाता है, उसके लिए खर्च किया जाता है यहाँ पर 25%। इसके अलावा इंडियन रेलवे, इसको विस्तारित करने में इसके लिए खर्च किया जाता है, रेलवे में खर्च किया जाता है। साथ ही साथ जो मेट्रो रेलवे सर्विस है, मेट्रो रेल सर्विस जो है, अलग अलग सिटी में मेट्रो को स्थापित करने में खर्च किया जाता है। अलग अलग जगह पे मेट्रो, आप देखते हैं अलग अलग शहर में क्या होता है, मेट्रो को स्थापित किया जा रहा है, मेट्रो लगाया जा रहा है, ताकि लोगों को वहाँ पे क्या होगा, सुविधा होगा, जाम वाम से बचेंगे लोग। तो आप समझिएगा, तो मेट्रो बनाने में अलग अलग जगह पे खर्च किया जाता है। इसी 25% में ये सब खर्च हो रहा है। इसके अलावा कितना होगा, 1 2 3 4, इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, इसको रीफाइनेंस करने में खर्च किया जाता है। जो सरकारी बैंक है उसको रीफाइनेंस किया जाता है, तो रीफाइनेंस करने में उसको क्या किया जाता है, खर्च किया जाता है। एक तो ये, इसके अलावा जैसे नाबार्ड है, आपको नाबार्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, नाबार्ड है, या फिर एक्जिम बैंक है, नाबार्ड है। नाबार्ड क्या करता है, कल्याणकारी काम करता है। जो कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए जो संस्थान लोन बांटती है उसको ये मदद करता है ना, नाबार्ड। तो इनके लिए क्या किया जाता है, इनको फंडिंग दिया, मतलब इसमें फंड दिया जाता है। तो इस पैसा को इन लोग को फंड देने में खर्च किया जाता है। नाबार्ड को फंड दिया जाता है, एक्जिम बैंक को फंड दिया जाता है, तो इनको फंड दिया जाता है। साथ ही साथ मेरे ख्याल से यहाँ नहीं दिखता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। साथ ही साथ जैसे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ पे फंडिंग किया जाता है, फंड दिया जाता है इस कंपनी को। या फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन लोगों को क्या किया जाता है, फंडिंग, मतलब फंड दिया जाता है, पैसा प्रदान किया, तो पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है ना, इसमें जो पैसा जमा होता है इस जगह से, उसको 2 हिस्से में बांटा जाता है। 75% हिस्सा वेलफेयर स्कीम में खर्च होता है, जबकि 25% हिस्सा इन सेक्टर में, इस जगह पर इतना क्षेत्र है यहाँ पे खर्च किया जाता है, बचा हुआ 25% हिस्सा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था डिसइन्वेस्टमेंट
एंड प्राइवेटाइजेशन। मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप सवाल ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।